ओवरऑल ये साल लव एंड रिलेशनशिप्स का रहेगा या चैलेंजेस का रहेगा? आप लोगों के बीच में जो फाइट्स होंगी वो ऐसी होंगी। सिंगल्स के लिए 2026 साल कैसा रहेगा? जुलाई अगस्त के अंदर आपको ब्रेकअप या पैचअप के ट्रेंड्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सिचुएशनशिप, ये शिप, वो शिप, नैनो शिप, माइक्रो शिप। किन किन नंबर्स के लिए ये साल चैलेंजेस लेके आएगा? मैं ना अभी करंटली एक रिलेशनशिप में हूँ, पर मेरी शादी की बात किसी और से चल रही है। लेकिन मुझे ना पसंद एक तीसरा पर्सन है। लकी नंबर, डेट्स या मंथ्स हैं रोमांस के लिए? अगर आज मैं यहाँ पे कुछ भी उटपटांग बोल दूंगा वो वायरल तो हो जाएगा। मिथ बर्स्ट करना चाहता हूँ सबके लिए। एक्स वापस आने का योग न्यूमरोलॉजी से देखा जा सकता है? चलो, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। आज की ये वीडियो एक पॉडकास्ट फॉर्मेट के अंदर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर 2026 कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्या आपका मूलांक है, क्या आपका भाग्यांक है। आज मैं आपको एक टीम मेंबर से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ये है मैम हमारी। राधे राधे सभी को। जो आपके कमेंट सेक्शन पे जितने भी हैं वो रिप्लाईज ये करती हैं। होते मेरे शब्द हैं लेकिन आप तक पहुंचाती ये हैं। जो भी लोग बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो भी इन्हीं से करते हैं। और ये मैम मेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल करती हैं और आप लोगों के बिहाफ पर क्वेश्चंस ये पुटअप करेंगी। अगर आपको ये वीडियो का नया फॉर्मेट पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना हमारी इस छोटी सी नई कोशिश के लिए। आज हम बात करने वाले रिलेशनशिप की। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप की 2026 में क्या वाइब्रेशन रहेगी? मैम, रिलेशनशिप्स तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप किस रिलेशन की बात करना चाहते हैं? आप माँ बाप के रिलेशन की बात करना चाहते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें जो चल रही हैं उनकी बात करना चाहते हैं, या आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ की बात करना चाहते हैं, या आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आपकी रिलेशन कैसी रहेगी, आप ये बात करना चाहते हैं? सर ज़्यादातर लोग तो अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर ही परेशान हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसमें और भी बाकी सारी रिलेशनशिप्स को कवर करके चलिए, तो आप उसका भी ग्लिम्स दे दीजिए। तो स्टार्टिंग करते हैं एक नंबर वालों से। एक नंबर का ही ये साल है। तो जो एक नंबर वाले होते हैं ना, अगर आप सूर्य की स्टोरी को थोड़ा सा जानते हो तो सूर्य बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। सूर्य जो होते हैं वो राजा होते हैं। राजा को काम करना नहीं पसंद, काम करवाना पसंद होता है। राजा साहब तो फिर सबसे ऊंची जगह पे बैठना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसी जगह चाहिए कि सब लोग उन्हें नीचे देखें। लेकिन राजा की अच्छी चीज़ें क्या है कि वो बांटना जानते हैं, प्रजा को देना जानते हैं, सही गाइड करना जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? वो सबसे पहले ईगो क्लैशेस की वजह से होती है। अब ये साल भी एक नंबर का है, तो जो एक नंबर वाले खुद हैं उनके अंदर ईगो क्लैशेस थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन अब आपका अगर एक नंबर नहीं भी है तो इस साल आप अपने पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस में फंस सकते हो, क्योंकि साल एक नंबर का है, फ्रीक्वेंसी एक की चलेगी। तो इस साल के अंदर सबको ईगो क्लैशेस से बच के रहना है। तो सर क्या ओवरऑल ये साल लव एंड रिलेशनशिप्स का रहेगा या चैलेंजेस का रहेगा? मैम, एक नंबर वालों के लिए अगर मैं आपको कहूँ, आएंगी दोनों चीज़ें ही, लेकिन क्या आपको छोड़ना है और क्या आपको पकड़ के रखना है, जिससे आपका ये साल बहुत स्मूथली चला जाएगा। आप लोगों के बीच में जो फाइट्स होंगी वो ऐसी होंगी कि उसका कोई सर पैर नहीं है। छोटी छोटी बात पर ईगो पे ले जाना, छोटी छोटी बात को अपने दिमाग से गुस्से की तरफ ले जाना, या फिर दोनों ही ये चाहते हैं पार्टनर कि मैं डोमिनेट करूं। मेल चाहता है मैं फीमेल को डोमिनेट करूं, फीमेल चाहती है मैं मेल को डोमिनेट करूं। तो डोमिनेंस के चक्कर में भी प्रॉब्लम आएगी। और एक नंबर वाले तो डोमिनेट वैसे भी करते हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि वो अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, अपने नीचे वर्कर्स को भी वो ऑर्डर देते हैं। तो आपको अपनी बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैरियर लगाना पड़ेगा। जो नेचर आपका बिजनेस लाइफ में है वो पर्सनल लाइफ में नहीं चलेगा, वरना ये साल आपको स्ट्रगल्स देके जाएगा। सर सिंगल्स के लिए 2026 साल कैसा रहेगा? क्या नए प्यार मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं? जुलाई अगस्त के अंदर आपको कोई एक नया पार्टनर मिलेगा। अगर आप बहुत साल से पार्टनर की तलाश में थे, अगर आप सिंगल थे, आप शादी करना चाहते थे, आपकी शादी भी हो जाएगी। सर पार्टनर मिलने का तो आपने बता दिया, क्या पार्टनर सेपरेट भी हो सकते हैं? अगर आप किसी पार्टनर से परेशान थे, काफ़ी टाइम से आप उस पार्टनर को छोड़ना चाहते थे, तो अब वो पार्टनर छूट भी जाएगा। अगर आप पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहे थे कि यार छूट जाए, या किसी डाइवोर्स केस में लड़ रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये साल आपकी चीज़ों को एंड कर देगा।
हम्म। सर, जैसे आपने एक नंबर के बारे में ये सारी चीज़ें एलैबोरेट करी है, क्या आप ये बता सकते हैं कि किन किन नंबर्स के लिए ये साल चैलेंजेस लेके आएगा? मैम जैसा कि मैंने आपको एक नंबर वालों के लिए बताया, और एक नंबर वालों के लिए मैंने इतना इलाबोरेट इसलिए किया क्योंकि ये साल भी एक नंबर का है। तो एक नंबर वाले भी इस बात से मेरी एग्री करेंगे जो मैंने बताया, और एक नंबर ही साल का है, तो अब आप इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपके साथ भी रहेंगी। हम्म। अब मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ दो नंबर वालों की, तो दो नंबर वालों को चांसेस तो इस साल थोड़े मुश्किल हैं कि कोई नया प्यार मिलेगा। अगर आप अभी तक सर्च कर रहे हो पार्टनर को, तो ये साल भी थोड़ा मुश्किल है कि आपको पार्टनर मिलेगा। सर, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या रहेगा? तो आपकी रिलेशनशिप जैसी अभी तक चलती आई है वैसे ही चलेगी, कभी प्यार कभी गुस्सा, थोड़ी बहुत जो चीज़ें चलती हैं आपकी नॉर्मल ही रहेगी, कोई ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, कुछ माइनर नहीं है। सर, आपने 2 नंबर के बारे में तो इतना अच्छा बताया है, अब आप 3 नंबर के बारे में भी बताइए। 3 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा है। 3 नंबर वाले ना, जो उनका नेचर होता है वो काफ़ी शांत सौम्य लोग होते हैं, लेकिन उन्हें कोई ना कोई नया पार्टनर तो मिलेगा, पर अपोजिट पर्सनालिटी का मिलेगा। अगर आपको पहाड़ों में जाना पसंद है तो ऐसे लोगों को डीजे पार्टी में जाना पसंद होगा। अगर आपको घर में शांत बैठना पसंद है तो ऐसे लोगों को बाहर ज़्यादा घूमना पसंद होगा। तो आपको आपकी पर्सनालिटी से अपोजिट पर्सनालिटी का कोई इंसान इस साल मिलने की पूरी पूरे चांसेस हैं। सर, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो? तो मे बी आपका जो पार्टनर है वो इसी तरीके का भी हो सकता है। और अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा दिखेगा कि इस साल ऐसे ट्रेट्स उनके अंदर, ऐसी पर्सनालिटी में पैदा हो रहे हैं कि वो आपसे बिल्कुल अपोजिट बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं मैम 4 नंबर की, राहु की। राहु की? इनके पास पार्टनर होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जिन जो 4 नंबर वाले होंगे और सिंगल होंगे अभी तक। लेकिन ये सूर्य का साल है, सूर्य पर ग्रहण राहु लगाता है। तो इस साल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुद में ही उलझे रहेंगे। इनका पार्टनर ऐसा सोचेगा कि यार आप तो मेरे को टाइम नहीं देते, आप मेरे को इग्नोर करने लगे हो। 4 नंबर वाले थोड़े से परेशान रहने वाले हैं। मैं इनकी पार्टनरशिप, लव लाइफ और हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर कोई भी इंसान इस पॉडकास्ट को सुन रहा है जो 4 नंबर वाला है वो भी, और अगर आपका कोई पार्टनर 4 वाला है और आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो वो लोग भी, ये चीज़ को समझ लेना कि 4 नंबर वालों को इस साल आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना है। मतलब सर, उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी? उनकी जो ज़िद्दें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पूरा करो। अगर वो नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो आप सोचो कि ऐसा क्या हो गया वो नहीं दे पा रहे हैं, उनकी मदद करो टाइम मैनेजमेंट के अंदर। तो 4 नंबर वालों के साथ ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज रहेंगी। सर, 4 नंबर के बारे में हमें बहुत कुछ नया पता चला, अब आप 5 नंबर के बारे में बताइए। 5 नंबर वालों की अगर मैं बात करूं मैम, तो 5 नंबर वालों के लिए भी ये साल नॉर्मल है, जैसा पिछले साल था वैसा ही रहेगा, और अगला साल भी इनका वैसा ही जाएगा, क्योंकि ये बेस का नंबर है ना। ये हर समय ही एक्साइटेड रहने वाले लोग होते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ जीवन में नया चाहिए। तो अगर कोई व्यूअर सुन रहा है तो वो अपने पार्टनर को या तो जाके बताए, या फिर अगर कोई पार्टनर सुन रहा है और उनका पार्टनर 5 नंबर वाला है तो उन्हें अब ये पता चल जाएगा कि एक्साइटमेंट अगर देते रहोगे तो ये साल 5 नंबर वाला या फिर उनके जो पार्टनर है उनका अच्छा जाएगा। 5 नंबर वालों के लिए तो नॉर्मल था, लेकिन 6 नंबर जो है वो तो रिलेशनशिप का नंबर है, तो इनके लिए 2026 कैसा जाएगा? 6 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है अगर अभी तक आप लोग सिंगल थे, क्योंकि जल्दी से आपको कोई समझ नहीं आता, और जो आता है वो कहीं ना कहीं 6 नंबर वालों का दिल तोड़ के चला जाता है। तो 6 नंबर वालों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस साल नया पार्टनर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अगर नया पार्टनर नहीं और कोई पहले से रिलेशनशिप चल रही है तो ये साल बहुत रोमांटिक जाने वाला है 6 नंबर वालों का। जी सर, आपने सही कहा, मेरी एक फ्रेंड है और उसका भी 6 नंबर है, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। ओवरऑल आपको पार्टनर से गिफ्ट मिलेंगे। ओवरऑल आप कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाओगे। अगर आप हर साल में 2 या 3 बार जाते हो तो ये ट्रिप्स डबल हो जाएंगी। तो चीज़ें काफ़ी बैलेंस आउट होने वाली हैं, 6 नंबर वालों के लिए अच्छे लेवल पे जाने वाली हैं। यस सर, ये बिल्कुल रिलेटेबल था। अब आप थोड़ा 7 नंबर के बारे में बताइए। मैंने बताया था 7 नंबर केतु का नंबर है, हेडलेस नंबर है। सबसे मुश्किल ये एक लौता नंबर है जिसके लिए मैं हमेशा कहूँगा कि शायद ही कोई साल है जो इनका पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के लिए अच्छा जाता है। ये इस बात को समझते भी होंगे कि हर छोटी बात पर गुस्सा करना, हर चीज़ को अपने ही मन में कहानी बना लेना। ऐसा क्यों सर? ये लोग ऐसे होते हैं मैम कि अगर पार्टनर ने बोला कि मैं बिज़ी हूँ, मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता,
तो ये अपने मन में एक साइकोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि शायद मेरा पार्टनर मेरे को चीट कर रहा है, शायद मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, शायद मेरा पार्टनर मेरे से बात नहीं करना चाहता, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहले तो 7 नंबर वालों को ये सोचना चाहिए कि आपको अपने मन ही मन में इमेजिनेशन इतनी क्रिएट नहीं करनी है, वो भी नेगेटिव इमेजिनेशन। सर ये इतना ख़राब है तो आप कोई सजेशंस दे दीजिए। तो 7 नंबर वालों के लिए बस एक छोटा सा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज़ आप अपनी छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाएं पार्टनर की, और अपने ही मन में इमेजिनेशन को बनाना छोड़ दीजिए, और बेफालतू की अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ मत कीजिए उल्टा सोचने के लिए। सर 7 नंबर तो सजेशन सुन के होप सो सही हो जाएंगे, लेकिन 8 नंबर तो शनि का नंबर है ना सर। 8 नंबर है शनि। शनि है थोड़ा सा स्लो प्लैनेट। अब शनि के साथ क्या है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, आप हर समय सोचते हो कि आप बहुत स्लो हो, बहुत बोरिंग हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो। अगर आपका पहले से कोई भी पार्टनर है तो आप ऐसे सोचते हो कि यार मैं जवान हूँ, मुझे तो बूढ़ा बाबा मिल गया। या फिर इसका रिवर्स, आपका पार्टनर भी ये सोच सकता है कि यार मैं इतना रोमांटिक हूँ, ये इतनी ड्राई ड्राई सी मेरी पार्टनर क्यों है। 8 नंबर के लिए क्या सजेशंस देंगे सर आप? तो शनि वालों के लिए सजेशन मैं ये दूंगा रिलेशनशिप्स के अंदर कि थोड़े से रोमांटिक बनिए, और अगर आपके पार्टनर ये सुन रहे हैं नहीं तो उन्हें सुनाइए कि वो थोड़े से रोमांटिक बने। हर समय ड्राई बन के काम नहीं चलता। तो आपकी इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ 8 नंबर वालों, आपको ऊपर वाला करे, ये साल काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिलेंगी करियर वाइज। बाकी रिलेशनशिप वाइज तो जैसा चल रहा है आपका हर साल ऐसा ही जाता है। सर ये सजेशंस तो कुछ डिफरेंट थे, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर वाले, जैसे 1 नंबर मैंने बताया कि ईगो क्लैशेस का है, 9 नंबर में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हर छोटी बात पे कुड़कुड़ करना, हर छोटी बात पे गुस्सा करना, हर छोटी बात पे पार्टनर की या फिर अपनी गलतियां पकड़ना। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स पकड़ने के पीछे भागते रहते हैं ना 9 नंबर वाले, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर वो इस साल भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो इनका ब्रेकअप का ईयर है। इन्हें ध्यान रखना है कि कोई बहुत समय से रिलेशनशिप चल रहा था, वो एंड हो सकता है बिकॉज ऑफ आपकी ये गलतियां पकड़ना। आप ये समझो कि आपका जो पार्टनर है उसके माँ बाप हैं, आपसे वो पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, लेकिन आप तो उसके माँ बाप बन रहे हो, तो क्या होगा, इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इसीलिए माँ बाप मत बनो, पार्टनर बनो। 9 नंबर वालों के लिए तो एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी होगी सर, तो आप इन्हें क्या एडवाइस करेंगे? तो 9 नंबर वालों के लिए एडवाइस क्या है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, छोटी छोटी गलतियां मत पकड़ो, और डोमिनेट करने की कोशिश मत करो। सर आपने बहुत ही खूबसूरती से इन सारे नंबर्स को एक्सप्लेन करा। अब आप थोड़ा सा ग्लिम्स हमें मदर फादर के साथ ये रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी उनके बारे में भी बताइए। 1 नंबर वालों के लिए उनके फादर की थोड़ी सी हेल्थ में इशू आ सकता है। 1 नंबर वालों के अपने फादर के साथ ईगो क्लैशेस रहेंगे, और 1 नंबर वालों की अपनी मदर के साथ अच्छी बनेगी। 1 नंबर वालों की जो मदर हैं वो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, 1 नंबर दोनों पे चलेगा। तो ओवरऑल मदर फादर के लिए तो ये है। सर भाई बहन के बारे में भी बताइए। और अगर कोई भाई बहन है तो अगर छोटा है तो आप उसके बाप बनने की कोशिश करेंगे, तो भूल कर भी अपने छोटे भाई के बाप मत बनिए, क्योंकि छोटा होता है वो राजकुमार होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, तो उसका बाप अभी है, तो आप बाप मत बनिए। 2 नंबर तो इमोशनल नंबर है ना, तो उनकी रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ कैसी रहेगी? 2 नंबर वालों की जो मदर है वो इस साल उन्हें और ज़्यादा प्यार करने वाली है। 2 नंबर वालों के जो फादर हैं वो भी उन्हें मदर जैसा प्यार करने वाले हैं। 2 नंबर वालों को उनके फादर से इस साल सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। सिबलिंग्स के साथ सही रहेगा उनका बॉन्ड? तो इस साल इनके बीच में भी प्यार बढ़ेगा, क्योंकि जब सूर्य का साल आता है यानी राजा का साल आया, तो रानी तो अपने आप पावरफुल हो गई ना। तो जब सारा काम राजा करेगा, पावरफुल राजा होगा, तो सारे बेनिफिट्स रानी को मिलते हैं। तो इसीलिए 2 नंबर वालों के लिए ये साल ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है। सर 3 नंबर तो आपने जुपिटर बताया था, तो क्या इनके लिए अच्छा ही होगा? 3 नंबर वालों के लिए ये साल अपने मम्मी पापा के हिसाब से तो ओवरऑल वही जाएगा, बेसिक जैसा अभी तक जाता था। और भाई बहनों के अंदर छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अपोजिट है, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। सर 4 नंबर वालों के लिए तो आपने रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छा नहीं बताया था, तो क्या पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही रहेगा? 4 नंबर वालों के लिए उनके पापा यानी फादर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि सूर्य पर ग्रहण राहु लगाता है, तो उनके फादर की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इवन मदर को भी कोई ना कोई मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, या मदर और फादर किसी ना किसी बात के टेंशन के अंदर हैं। 4 नंबर वालों के लिए खाली रिलेशनशिप छोड़ूं अगर मैं, तो ये वाले रिलेशंस भी
थोड़े से अच्छे नहीं हैं और इनके भाई बहनों को ये ईगोइस्टिक लग सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना कि इस साल आपके भाई बहन आपको ईगोइस्टिक समझेंगे। 5 नंबर जैसे आपने न्यूट्रल बताया था, तो क्या इनकी रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ भी न्यूट्रल ही रहेगी? 5 नंबर तो प्रिंस है, छोटा बच्चा है, मैंने आपको बताया, और मरकरी प्लैनेट है। इस साल अपने मम्मी पापा से अनएक्सपेक्टेड ही कुछ ना कुछ मांगना चाहेंगे, या फिर हो सकता है इन्हें मिल भी जाए, ये मांगे ना, इन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। इनको ओवरऑल मम्मी पापा से, उनकी हेल्प से कुछ ना कुछ ग्रोथ इनकी हो सकती है। तो इस साल इनके फादर, क्योंकि सन, मैंने आपको बताया सन का नंबर आ रहा है, सूर्य और बुध आपस में मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं कुंडली में। तो ये साल इनके लिए अच्छा है, अगर ये कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है, इवन इनके छोटे और बड़े भाई बहनों के लिए भी ये अच्छा है। सर 5 नंबर सुन के तो अच्छा लगा, अब आप 6 नंबर का बताइए। अब आते हैं मैम 6 नंबर पर। 6 नंबर सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली के अंदर तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सन और वीनस साथ बैठ जाए तो सन कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो ये साल वीनस वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीनस वालों के जो फादर हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सा ठीक ठीक जाने वाला है। उनके फादर को कोई ना कोई हेल्थ इशू, उनके फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उनकी मदर के लिए ये साल अच्छा है, उनकी मदर को गिफ्ट मिलना कहीं से, या खुद ही 6 नंबर वालों ने दे दिया, या कहीं ना कहीं से मदर का कोई ना कोई काम बढ़ जाना, या ओवरऑल मदर का हैप्पी रहना, ये हो सकता है। और 6 नंबर वालों के छोटे भाई बहन को भी बहुत कुछ मिल सकता है, बड़े भाई बहनों को भी बहुत कुछ मिल सकता है। तो ओवरऑल रिलेशंस 6 नंबर वालों के लिए फादर को छोड़ के बाकी चीज़ें ठीक जाएंगी। सर राहु तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो क्या केतु भी उसी की तरह चलेगा? और केतु की तो रिलेशनशिप्स भी अच्छी नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया 60 नंबर वाले रिलेशनशिप्स में थोड़े से अच्छे नहीं हैं, ऐसे ही इनका हाल इनके रिलेशंस में भी है। तो बस जो मैंने रिलेशनशिप्स में कहा वही चीज़ अपने मदर, फादर, भाई बहन सब पे अप्लाई करो, तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो 7 नंबर वाले अगर अभी रिलेशनशिप्स में नहीं है, लेकिन मम्मी पापा से रिलेशन अगर ख़राब है या भाई बहनों से ख़राब है, तो आप लोग मेडिटेट किया करो। मेडिटेशन करने से आपकी चीज़ें काफ़ी बैलेंस होंगी। सर शनि की तो लव लाइफ भी अच्छी नहीं थी, तो क्या पेरेंट्स पे भी नेगेटिव इफेक्ट करेगा शनि? शनि मैंने आपको बताया थोड़ा स्लो है, जी। तो आपको अपने आसपास वाले भी स्लो लगते हैं, या फिर आपके मम्मी पापा आपको स्लो समझते हैं। शनि जो है वो सूर्य के बेटे हैं, पर शनि अपना दुश्मन समझते हैं सूर्य को। लेकिन कोई भी बाप अपने बच्चे को अपना दुश्मन नहीं समझता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैम? सही बात। तो इस साल आपके फादर तो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपके दिमाग में वही रहने वाला है कि मेरे पापा मेरे को समझते नहीं है, ये है वो है। फादर आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा उन्हें समझना। ओवरऑल आपके फादर के लिए ठीक है, पर आप लोगों की जो आपस की मेंटालिटी है उसमें क्लैशेस हो सकते हैं, वही ईगो क्लैशेस वाली बात है। फादर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ईगो क्लैशेस में हेल्थ वगैरह का इशू इतना नहीं होगा, बाकी प्रॉब्लम्स है। और सर मदर को? ये साल आपकी मदर के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मदर को घुटनों में दर्द रहना, मदर को कोई ना कोई हड्डी में दर्द रहना। 8 नंबर वाले ये चीज़ फेस करेंगे। और 8 नंबर वालों के जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनका जो करियर है उसके अंदर अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। सर अब आखिरी नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर मंगल का है। अब मंगल क्या था? सेनापति। ये किसका साल है? राजा का। तो जब अब मंगल का कोई भी इंसान होगा और राजा आ जाएगा, तो राजा के साथ तो सेनापति पूरा काम करेगा ना। मान के चलते हैं आपका 9 नंबर है, तो इस साल आपको अपने फादर के साथ, मदर के साथ ऐसी कोई इशू नहीं आएगा, सिर्फ गुस्सा, ईगो क्लैशेस, ये वाली दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज आपको कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं आने वाली। भाई बहनों के साथ भी सिर्फ यही वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, गुस्सा, ईगो, इन चीज़ों को दूर रखना, क्योंकि इस साल आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो अब सब कुछ मिलता है तो क्या आती है? अकड़ आती है, और अकड़ तो रावण की भी नहीं टिकी। तो बस अपने अंदर अकड़ मत आने दो, बाकी सब ठीक है। तो यही था मैम 1 से 9 तक के लिए। ठीक है सर, क्या 2026 शादी के लिए फेवरेबल माना जा सकता है? ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो 1 नंबर वालों के लिए हाँ, 2 नंबर वालों के लिए हाँ, 3 नंबर वालों के लिए भी हाँ, 4 नंबर वालों के लिए नहीं, 5 नंबर वालों के लिए न्यूट्रल, अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, बात बढ़ती है तो ठीक है। 6 नंबर वालों के लिए हाँ, 7 नंबर वालों के लिए नहीं, 8 नंबर वालों के लिए नहीं, 9 नंबर वालों के लिए भी न्यूट्रल। ओके
सर ब्रेकअप या पैचअप के ट्रेंड्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं थोड़ा स्पिरिचुअली जोड़ना चाहूँगा। जी। पुराने ज़माने में चलते हैं, दादा दादी के टाइम पे, तब तो लड़की को देखा भी नहीं जाता था हम्म। और शादी कर दी जाती थी और उसके बाद प्यार हो जाता था और ज़िंदगी अच्छी चलती थी। हम्म। फिर हमारे मदर फादर के टाइम पे चलते हैं। हम्म। उन्होंने क्या किया था कि लड़की को देखते थे, बात करते थे, अच्छा लगा रिश्ता आगे बढ़ाते थे, लेकिन तब भी घर वाले ही देखते थे और कुछ लोग तब तक लव मैरिज में आ चुके थे। हम्म। फिर अपनी जनरेशन की मैं बात करता हूँ, हम्म। तो उसके अंदर लड़का लड़की आपस में मिलते थे, लव मैरिज होती थी, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, बात आगे बढ़ती थी, दैट्स ऑल। लेकिन ये जो आजकल की जनरेशन आ गई है, जेन जीज को या आगे की उससे आ गई है, इनके अंदर जो नई चीज़ें चली जैसे सिचुएशनशिप, ये शिप, वो शिप, नैनो शिप, माइक्रो शिप, समझ पा रहे हो आप? जी जी। तो जब दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लोग खुद ही इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, तो मेरा जवाब आपको इनडायरेक्टली मिल गया होगा। जी। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं करेगी, स्पिरिचुअली ही आपको जुड़ना पड़ेगा, इंक्लाइन होना पड़ेगा। सर 2026 में कपल्स को सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज क्या फेस करना पड़ेगा? वन वर्ड में बताऊं मैम, जी। 1 नंबर वालों को ईगो, 2 नंबर वालों को इमोशन, 3 नंबर वालों को ड्राइनेस, ठीक है। 4 नंबर वालों को मेंटल ट्रॉमास, 5 नंबर वाले तो अच्छे ही हैं, 6 नंबर वाले भी अच्छे हैं, 7 नंबर वालों को मैंने बताया था कि अपनी इंट्यूशन पावर पे कंट्रोल, डिटैचमेंट। 8 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा स्ट्रगलफुल, ओके। चीज़ों को संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी 4 और 8 वालों को, और 9 नंबर वालों को ईगो। ठीक है। तो अगर आप ये नंबर्स के हो और अपने इन चीज़ों को बचा लेते हो, प्रिकॉशंस ले लेते हो, तो ये साल अच्छा चला जाएगा। वरना लड़ाइयाँ आप लोग देखना, जिनका भी जो नंबर है वो रीज़न यही बनेगा जो मैंने बताया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो क्लैशेस का कोई न्यूमरोलॉजिकल इंडिकेशन है? बिल्कुल है मैम। अगर आप ये मान के चलोगे कि ऊपर वाले ने आपको कार्मिकली वन मिलाया है, आप अपने आप नहीं मिले, तो है। ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि एक आपका स्टार्टिंग में ही कि एक आपका होता है बर्थ का नंबर, एक होता है टोटल ईयर के साथ मिला के नंबर, यानी भाग्यांक या मूलांक। तो अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 1 है और आपके पार्टनर का 8 आ जाए या 4 आ जाए, कोई भी नंबर जैसे 1 के साथ मैच नहीं करता, वो परेशानी क्रिएट करता है, या वाइस वर्सा अपोजिट, तो फिर ये चीज़ कार्मिक पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है और वो इंडिकेशन है कि हाँ, अब इन दोनों कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ईगो क्लैशेस रहेंगे, एंगर इश्यूज रहेंगे, मेंटल चीज़ें रहेंगी। तो ये बेसिक है, चाहे कोई भी साल आए, कुछ भी आए, लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपके मूलांक या भाग्यांक दूसरे पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक से नहीं मिलते हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो ये क्लैशेस फेस कर सकते हैं? मान के चलते हैं 1 नंबर सूर्य है, 4 नंबर राहु है, ये अच्छा नहीं है। 1 नंबर सूर्य है, 8 नंबर शनि है, ये भी अच्छा नहीं है। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ जो एनिमीज है, जो नहीं होने चाहिए। न्यूट्रल तो अलग हो गया। ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए 2 के साथ खुद 2 नहीं होना चाहिए पार्टनर, ज्यादा इमोशनल दिक्कत। 2 के साथ 3 ना हो तो ज्यादा ही संत। 2 के साथ 4 राहु भी बेकार है, ठीक है। और 2 के साथ 8 शनि भी बेकार है, और 2 के साथ मंगल भी बेकार है, यानी 9 नंबर। तीसरी 3 नंबर पे चलते हैं। 3 के साथ 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, 3 खुद भी अच्छा है, 4 ना हो। 5 ठीक ठीक होता है, अच्छा नहीं होता 3 के साथ। 6 तो नहीं होना चाहिए 3 के साथ। 6 आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में कहावत थी 36 का आंकड़ा, तो ये 3 और 6 को ये ऐसे कहा जाता है। 3 के साथ 7 बहुत अच्छा चलता है। अब 7 नंबर वाले खुश हो जाएंगे कि हमें 3 नंबर का पार्टनर ढूंढना चाहिए। 3 के साथ 8 न्यूट्रल रहता है और 3 के साथ 9 भी न्यूट्रल रहता है। अब हम आते हैं 4 नंबर वालों पर। 4 के साथ 1 बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था। 4 के साथ 2 नहीं, 4 के साथ 3 नहीं, 4 के साथ 4 बिल्कुल नहीं, ओके। 4 के साथ 5 न्यूट्रल, 4 के साथ 6 अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र यानी शुक्राचार्य को डिनोट करता है और राहु एक असुर है, तो शुक्राचार्य असुरों के ही गुरु हैं। 4 के साथ 7 राहु केतु ही एक हो गए, ये भी अच्छा है। 4 के साथ 8 तू भी बुरा मैं भी बुरा, दोनों मिलके अच्छे चलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव शनि है। और 4 के साथ 9 न्यूट्रल रहता है। 5 पे आते हैं, एक ऐसा लौता नंबर जिसका कोई एनिमी नहीं है। 5 नंबर है, सबके साथ अच्छा है एक्सेप्ट मार्स, क्योंकि राजा की तो सुन लेता है सेनापति, पर राजकुमार की नहीं सुनता जी। 5 नंबर राजकुमार है, 9 नंबर है सेनापति। ईगो क्लैशेस, तो बस 5 और 9 के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है।
बाकी चीज़ें 5 के लिए अच्छी हैं। अब आते हैं हम 6 पर। अब वही सारे कॉम्बिनेशन अगर आप ऊपर जो मैंने बताए वही इसके अंदर रिपीट होंगे। 6 की 3 से नहीं बनेगी, 6 की इससे नहीं बनेगी। वो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन जो मैंने बताई वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्या इन सारे कॉम्बिनेशंस में सिर्फ रिलेशनशिप्स ही अफेक्ट करती है या ओवरऑल सारी चीज़ें ही अफेक्ट होती हैं? ओवरऑल सारे रिलेशन, अगर आपके फादर का 9 है और आपका 5 है एग्जाम्पल के लिए, तो आपकी फादर से नहीं बनेगी घर में। ठीक है। या फिर मदर का 9 है, आपका 5 है, तो नहीं बनेगी। ओके। ऐसे ही हर एक रिलेशनशिप की बात नहीं है यहाँ पे, खाली हर एक रिलेशन के साथ आप ये चीज़ मैच कर सकते हो। ठीक है। अगर रिलेशनशिप अनस्टेबल हो तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जैसे मैम मान के चलते हैं कि आपका 1 नंबर है और पार्टनर का 8 नंबर है। अब ये हो गया कि ये मैच नहीं करता, तो अब लेकिन शादी तो हो चुकी है, तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? 8 नंबर वाले 1 नंबर वालों के आगे ज़्यादा ना बोले, उनकी सुने। क्योंकि 8 नंबर, अगर आप प्लैनेट्स की तरह देखोगे तो शनि सूर्य के बच्चे हैं। तो 8 नंबर वालों को 1 नंबर वालों की सुननी चाहिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, पर सुननी चाहिए। 8 नंबर वालों को आगे बढ़ के खुद काम करना चाहिए। 1 नंबर वालों को सिर्फ ऑर्डर नहीं देना चाहिए। तो ये तो हो गई मैम 1 और 8 वालों की स्टोरी। अगर मैं पूछता हूँ 4 नंबर और 1 नंबर, तो 4 नंबर वालों को ये सोचना चाहिए कि 1 नंबर वालों से किसी भी तरह लड़ाई ना करें, क्योंकि मैंने कहा सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है आप 4 नंबर के हो, आपका पार्टनर 1 नंबर का है, तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स ये चाहता है कि आप दोनों लड़ो और आप ही इस लड़ाई की हर बारी शुरुआत करोगे। तो 4 नंबर वालों मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़ाई की शुरुआत मत करो, छोटी चीज़ें छोड़ दो रिलेशनशिप में, अगर कार्मिक रिलेशनशिप मिल गया है तो। ऐसे ही आप अपने अपने कॉम्बिनेशंस को देख के समझ सकते हो, ये इंडिकेशन होता है। सर, लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 2026 में हम क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन जैसा ही है कि अपने पार्टनर को जो भी उसको पसंद है उसके हिसाब से उसे गिफ्ट दे दो। अब कहोगे यार गिफ्ट देना तो एक लालच हो गया, तो मटेरियलिस्टिक थिंग, वही लोग तो ये सोचेंगे। लेकिन अगर आपके कार्मिक पैटर्न्स बने हैं, जैसे 1 और 8, 4 और 1, अगर ये कोई भी ऐसा इशू क्रिएट होता है 9 और 5, तो ये गिफ्ट देने वाली चीज़ आपके ऊपर सही है। ओके। अदरवाइज जो मैंने अभी तक सारी चीज़ें बताई हैं कि 1 नंबर वाले ऐसे हैं, 2 वाले ऐसे हैं, 3 वाले ऐसे हैं, अब आपने तो पॉडकास्ट सुन लिया है, तो आप अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से और अपने पार्टनर के मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो उस करेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था 3 नंबर वालों को पहाड़ पे रहना पसंद है, पहाड़ पसंद है, तो अगर आपको अच्छी करनी है रिलेशनशिप तो उसे पहाड़ों पे घुमाने ले जाओ, एक सरप्राइज ट्रिप दे दो, वो अच्छा आप अच्छे। बेसिकली एक मटेरियलिस्टिक थिंग देना इज नॉट अ गिफ्ट। आप सामने वाले को ट्रिप दे सकते हो, प्यार से बात कर सकते हो, टाइम निकाल के देना शुरू कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स मूलांक की ध्यान रखना जो मैंने ऊपर सारी बताई हैं, उस हिसाब से आप सामने वाले को जब टैकल करोगे तो अच्छा लगेगा। आपने गिफ्ट देना है, लेना नहीं है। तो करना क्या है कि जो भी चीज़ सामने वाले को पसंद है वो करना। आपको जो पसंद है आप सोचोगे कि यार मेरे पार्टनर को भी यही पसंद होगा, ये मत करना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सर, क्या कोई लकी नंबर, डेट्स या मंथ्स हैं रोमांस के लिए? मैम आज एक मिथ बर्स्ट करना चाहता हूँ सबके लिए। जी। प्लीज़ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज़ या फिर किसी की बातों में मत आना कि तुम्हारा मोबाइल का नंबर ये है, तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नंबर वैसा नंबर। नहीं होता ये सब, ये सिर्फ कहने की बात है। कुंडली से देख के ये चीज़ बताई जा सकती है। दशा सिस्टम होता है कि कौन सा मंथ अच्छा है, कौन सा ईयर अच्छा है, इवन कौन सा हफ्ता भी अच्छा है, ये भी पता चलता है। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यूमरोलॉजी ओवरऑल क्या करती है, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर ये बता सकती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जितनी भी प्रिडिक्शंस दी हैं पूरी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही दी हैं। ये नहीं बताया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो लोगों को जानना चाहिए इतना काफ़ी है। इन चक्करों में कभी मत पड़ना कि मैं इस हफ्ते रोमांस कर लूँ और अगले हफ्ते ड्राई हो जाऊँ, या इस वीक इतने अच्छे हम घूमने चले जाएं और 2-3 महीने आप सोचे भी ना। ना 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 ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो, चाहे थोड़ा करो पर डेली बेसिस पे करो। एक दिन तो पूरा साथ बिताया और एक हफ्ता उसे पूछा भी नहीं, तो फिर तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आपको नहीं बचा सकती। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं? मैम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा तो ध्यान रखोगे ना। ठीक है। जो बड़े एंसेस्टर्स थे उन्होंने तो ऐसा कुछ भी इंट्रोड्यूस कभी किया ही नहीं। ओके।
ये कुछ ठीक है, अब फेमस होने के लिए कुछ भी लोग बोल रहे हैं तो ठीक है। सर क्या एक्स वापस आने का योग न्यूमरोलॉजी से देखा जा सकता है? मेरे पास ना अब आप लोग ट्रोल करोगे, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। जी। सर मैं ना अभी करंटली एक रिलेशनशिप में हूँ, पर मेरी शादी की बात किसी और से चल रही है, लेकिन मुझे ना पसंद एक तीसरा पर्सन है। तो अब आप मेरे को प्लीज़ बताइए कि मैं जो घर वाले देख रहे हैं उनसे शादी करूं, या फिर जो मेरे साथ रिलेशन में है उससे शादी करूं, या जो मेरे को तीसरी पसंद है मैं उससे अप्रोच करके उससे शादी करूं। तो अब आप इसका जवाब दो, मेरे पास तो नहीं है। अगर आप ये समझो कि लोगों ने बहुत बहुत मिसयूज़ करा है एस्ट्रोलॉजी का, अगर आज मैं यहाँ पे कुछ भी उटपटांग बोल दूंगा वो वायरल तो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी एक्स कब आएगी, मेरी दूसरी कब आएगी, मेरी तीसरी कब आएगी, कुंडली से ये पता किया जा सकता है कि आपकी वाइफ का नेचर क्या होगा, आपकी शादी कितनी है, क्योंकि किसी भी रीज़न से आपकी वाइफ आपसे अलग हो सकती है। जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, ये सब हम जान सकते हैं। पर ऐसा न्यूमरोलॉजी में कोई भी नहीं है कि एक्स कब आएगी, दूसरी कब आएगी, मैं कैसे उसे काबू कर लूँ, कोई मंत्र बता दो, कोई तंत्र विद्या दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वरना लोग मुझे ही वश में कर लेते हैं। आज मेरे से बहुत बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हैं। तो क्या ये एक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कुंडली से पता चल सकता है? कुंडली से ये पता चल सकता है कि अभी आप जिस पार्टनर के साथ हो, अगर आप दोनों की कुंडली शेयर करते हो, कुंडली मिलान करते हो, तो क्या वो आपस में compatible हैं, येस और नो। और अगर उनकी compatibility अच्छी नहीं निकलती है तो ये सैड ट्रूथ है कि आज नहीं तो कल आप दोनों अलग हो जाओगे, चाहे वो शादी के बाद हो जाओ या शादी से पहले हो जाओ, पर अलग ज़रूर हो जाओगे। ओके। तो वो आपकी एक्स बन तो सकती है, पर कोई एक्स वापस आएगी या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। ओके। लव मैरिज या अरेंज मैरिज 2026 किस तरफ झुकता है? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जी। 1 नंबर वालों के लिए लव मैरिज, 2 वालों के लिए लव मैरिज, 3 नंबर वालों के लिए अरेंज मैरिज, 4 नंबर वालों के लिए नो मैरिज, 5 नंबर वालों के लिए लव मैरिज, 6 नंबर वालों के लिए लव मैरिज, 7 नंबर वालों के लिए नो मैरिज, 8 नंबर वालों के लिए अरेंज मैरिज, और 9 नंबर वालों के लिए भी अरेंज मैरिज। ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए ये साल कैसा रहेगा? इस साल बहुत कुछ छूटने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और मैं दोबारा यही बोलता हूँ, अगर आप उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर खुश हो तो ये आगे बढ़ेगी। ठीक है। पर अगर आप ही परेशान हो चुके हो तो ये छूटने वाली है। मैंने कहा था बहुत कुछ छूटेगा और बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत है। तो अगर आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और वो अलग होती है तो ये चीज़ मान लेना कि आपका पार्टनर उसे अलग करना चाहता था, उसने बताया नहीं, इसलिए अलग हो गई। ओके। चाहे आप प्यार में क्यों ना हो, पर अगर पार्टनर ये चाहता है कि अलग हो जाए तो हो जाओगे। सर अब एक रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं पॉडकास्ट को थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए। चलो। 2026 लव या ड्रामा? ड्रामा। शादी का साल या सेल्फ ग्रोथ का साल? सेल्फ ग्रोथ। मोस्ट रोमांटिक नंबर 2026 के हिसाब से ओवरऑल 2026 के हिसाब से? 5 और 6। ओके। मोस्ट डेंजरस नंबर इन लव? 4, 7, 8। ओके। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अलग है आंसर इसमें, कुछ के लिए अरेंज कुछ के लिए लव, जो मैंने ऊपर बताया था। ओके। सोलमेट या कार्मिक पार्टनर? कार्मिक पार्टनर मोस्ट ऑफ द नंबर्स के लिए, सोलमेट सिर्फ 1-2 नंबर के लिए। डेस्टिनी या फ्री विल? डेस्टिनी। अट्रैक्शन या कंपैटिबिलिटी? अट्रैक्शन। 2026 है ही अट्रैक्शन का ईयर, नई चीज़ों का ईयर ना, तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो इंसान को अट्रैक्शन होता है, प्यार बाद में होता है। वन ट्रू लव या मल्टीपल लेसन्स? 2026 इज ऑफ मल्टीपल लेसन्स। फास्ट कनेक्शन या स्लो बॉन्डिंग? स्लो बॉन्डिंग। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स या सिमिलर एनर्जीज? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। फॉरगिव या मूव ऑन? फॉरगिव। मूव ऑन इज नॉट एन ऑप्शन इन 2026। हर चीज़ की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 9 नंबर का साल होता तो मूव ऑन, क्योंकि चीज़ें ख़त्म होनी है, पर ये न्यू बिगिनिंग है। अगर अभी से आप लोग मूव ऑन हो जाओगे तो कब जाओगे फिर? यस। रेड फ्लैग्स इग्नोर या एक्सेप्ट? नॉट फुल्ली एक्सेप्ट बट मे बी गिव अ चांस टू रेड फ्लैग्स? यस, बिकॉज इट्स 2026। बट रेड फ्लैग्स कैसे रिलेशनशिप को स्टेबल बना पाएंगे? क्योंकि 2026 के अंदर जिन्हें हम रेड फ्लैग समझते हैं ना, मे बी वो ग्रीन फ्लैग्स हैं, हम उन्हें अभी तक रेड फ्लैग समझ रहे थे। ओके। पिछले 2-3 साल से ईयर्स अच्छे नहीं थे। केतु का साल था,
फिर शनि का साल था, फिर मंगल का साल था। तीनों प्लैनेट मैंने आपको बताया कैसे हैं। जी। बट अब सूर्य का साल आया ना, तो अब ये जो रेड फ्लैग्स लगते हैं लोगों को, एक्चुअली वो ग्रीन फ्लैग्स हो सकते हैं, और ग्रीन वाले रेड हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक 3 साल छलावे के साल थे। तो हम कह सकते हैं कि रेड फ्लैग्स मिस्टीरियस मिस्टीरियस निकल सकते हैं, एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप बहुत टाइम पहले से जानते हो तो गिव इट अ चांस। ओके। तो सर अगर आपको 2026 को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? न्यू बिगिनिंग, हम्म। न्यू रिलेशनशिप्स, ओके। पुरानी चीज़ों का ख़त्म होने का साल, हम्म। सेल्फ ग्रोथ बहुत अच्छी, हम्म। ईगो क्लैशेस इन रिलेशनशिप्स ओके। और इन एनी रिलेशन, हम्म। एंगर इश्यूज, हम्म। बट ओवरऑल इट्स अ स्टेबल ईयर। हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत धूम धड़ाका ये वो होगा। मैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। हम्म। अगर आप मेरी इस प्रिडिक्शन को पूरे के पूरे वर्ल्ड के हिसाब से गिनोगे तो बहुत ख़राब है। जगह जगह वर्ल्ड वॉर्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक नॉर्मल बेसिक पर्सन की लाइफ के हिसाब से जाते जाते इट्स अ स्टेबल ईयर। सर अब जैसे हम इस सेगमेंट के क्लोजिंग की तरफ है तो क्या आप हमें अब कुछ रेमेडीज के बारे में बता सकते हैं? जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, आपको भी पता है हम्म। कि रेमेडीज एक रात में नहीं होती। जी। ये कर लो अगले दिन ही ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म। और रही बात रेमेडीज़ की, तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि रेमेडीज़ हमेशा अपनी कुंडली दिखा के पर्सनलाइज ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनका इफेक्ट भी आता है। पर फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो व्यूवर्स के लिए मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ देता हूँ जो कि करेंगी तो फ़ायदा करेंगी, पर कोई नुकसान नहीं करेंगी। ओके। फ़ायदा ना हो, देखो मैं 100% नहीं कहता, बिकॉज इट्स जनरल रेमेडीज़। एक नंबर वालों के लिए, चाहे भाग्यांक में हो चाहे मूलांक में हो, सूर्य को जल देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए। 2 नंबर वालों के लिए, पूर्णिमा की रात आप एक जल को ऊपर अपनी छत पे रख के आएंगे, पूर्णिमा यानी चांद की रोशनी में, और सुबह सुबह उठकर उससे नहाएंगे। क्या ये रेमेडीज डेली कर सकते हैं लोग या कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही करनी है? जैसे सूर्य का जो जल है वो तो डेली ही देना होता है, पर पूर्णिमा तो महीने में एक ही दिन आती है। जी। तो 2 नंबर वालों के लिए जो रेमेडी है ये मंथ में एक ही बार है, ओके। और ये स्पेसिफिक नंबर्स वालों के लिए है। 3 नंबर वालों के लिए जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। ओके। कुछ ना कुछ पढ़ाई करो, और अगर आपकी एज इतनी हो चुकी है जैसे 40s 50s, क्या पढ़ें, तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, कुछ ना कुछ नया जानो, सेल्फ ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। 4 नंबर वालों के लिए ईगो और एंगर को बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल बीच में मत आने देना, और अपने माइंड को स्टेबल करना, और कोई भी नया काम इस साल ना ही करना तो अच्छा है, जबकि ये नए साल का ईयर है, मैंने कहा था। पर 4 नंबर वालों इग्नोर करो। 5 नंबर वालों के लिए पहले सोचना फिर करना, तो चीजें सही रहेंगी। पहले करोगे फिर सोचोगे तो किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। 6 नंबर वालों के लिए हर समय रोमांटिक मत बनना, कभी कभी दिल के अलावा दिमाग से भी काम लेना, क्योंकि दिल की वजह से दिक्कतें आ जाएंगी। 7 नंबर वालों के लिए हर समय आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पावर को ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि कुछ नहीं भी है तो आप उसे क्रिएट कर लोगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ओके। 8 नंबर वालों के लिए देखो, शनि है, डिले आपको करेगा, तो जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत करना। वैसे भी ये सूटेबल ईयर नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य शनि की नहीं बनती है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। न्यूनीन ऐसा कोई काम मत करना, पार्टनर को समझना, पार्टनर का साथ दे देना। ये साल आप लोगों के लिए नहीं है, तो इसे नॉर्मल चलने देना, जो चल रहा है चलने देना। 9 नंबर वालों के लिए हर समय लड़ाई झगड़ा करना मत। फादर कुछ कह रहे तो सुनना, मदर कुछ कह रही है तो सुनना। ये मत सोचना कि मैं कमा रहा हूं तो अब मेरी चलेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके माँ बाप ने भी एक टाइम पे कमाया होगा, और जो आपका पार्टनर है उसके साथ तो कमाई का सवाल ही नहीं उठता। ये हैं 1 से 9 नंबर तक के लिए एक एक 2 रेमेडीज, और ये रेमेडीज ही हैं। लोगों को लगता है मैं कोई मंत्र दे दूंगा, तंत्र दे दूंगा। पहले अगर बेसिक चीज़ें अपनी ठीक करोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हम ये करते हैं, तो आपको एक आधी रेमेडी मैं और दे दूंगा। लेकिन ये पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़ी रेमेडीज काम नहीं करती। तो मेरे ख्याल से मैम रेमेडीज तक हो चुका है, आज के लिए बहुत है। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उम्मीद है आपको बुलाएंगे, जल्दी से जल्दी होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू व्यूअर्स हमें सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।